डियर एस्पिरेंट, मैं महेश सेवारे कोचिंग के प्लेटफॉर्म पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। हम संविधान की 5वीं यूनिट को लगातार पूरा करे जा रहे हैं और लास्ट जो क्लास हमारी हुई थी वो हमारी समर्पित थी सर्वोच्च न्यायालय के लिए। मैं अपने चैनल के माध्यम से जो भी लोग वीडियो को लगातार देख रहे हैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि यदि इसके अलावा भी आपके कोई प्रश्न उठते हैं तो आप उनको हमें कमेंट बॉक्स में डालें ताकि हम अगली वीडियो बनाने में उन क्वेश्चनों को भी ले सकें। वैसे हमारी कोशिश है कि हम धीरे धीरे करके आपका पूरा सिलेबस करवाने की कोशिश करेंगे और अच्छी बात यह है कि अभी वैकेंसी भी काफ़ी आ रही हैं और साथ में पेपर होने की जो संभावना है वो अप्रैल के महीने में देखी जा रही है। तो हमारे लिए जो अगला 5 से 5.5 महीने हैं वो पर्याप्त हैं हमारे कोर्स करवाने के लिए। इसलिए आप हमारे वीडियो चैनल से लगातार जुड़े रहें और उसको शेयर करना ना भूलें। और 1 या 4 से 5 दिन के अंदर हम लाइव क्लास लेके इस क्लास की टाइमिंग को भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरू करते हैं जहाँ पर हमने कल क्लास छोड़ी थी। तो आज की क्लास में देखते हैं हम क्या टॉपिक उठाते हैं। हाँ, तो आज की क्लास का टॉपिक सर्वोच्च न्यायालय हमारा हो चुका है। तो आज हम नीचे के जो मध्य प्रदेश के सेक्शन है उसमें से हम उच्च न्यायालय को उठाएंगे। इस उच्च न्यायालय के टॉपिक पे आप जरा ध्यान देना कि अगर मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखा जाए तो मध्य प्रदेश का गठन 1956 में हुआ है। उसी समय हमारे यहाँ जबलपुर में हाई कोर्ट स्थापित किया गया था और इसकी 2 खंडपीठें काम करती हैं, ग्वालियर और इंदौर। और भोपाल को भी हम खंडपीठ बनाने के लिए प्रयासरत हैं। जल्दी ही वो भोपाल भी हमारी खंडपीठ बन जाएगी। इसके अलावा हमें क्या करना है कि मध्य प्रदेश में जो हाई कोर्ट के पहले जज और वर्तमान के जज हैं और ऐसे जज जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से, उन सब के नाम हमको याद करना है, क्योंकि आप अगर पहले के क्वेश्चन देखोगे तो ये सारे क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं। अब हम क्या है कि हाई कोर्ट के बारे में जो बेसिक जानकारी है वहां से चालू करते हैं। तो हाई कोर्ट उच्च न्यायालय, सबसे पहली बात, इस उच्च न्यायालय के संबंध में भाग 6 में आर्टिकल 214, 240 से 231 तक के अनुच्छेदों में हाई कोर्ट का जिक्र किया गया है। दूसरी बात, हाई कोर्ट की संख्या, तो संख्या 25 हो चुकी है वर्तमान में। इन 25 हाई कोर्ट की विशेषता क्या है कि इसमें से पिछली क्लास में भी बताया था कि 3 हाई कोर्ट ज्वाइंट हैं। कौन से ज्वाइंट हाई कोर्ट हैं? एक आपका मुंबई, एक आपका चंडीगढ़ और एक आपका गुवाहाटी। कुछ किताबों में लिखा गया है कि 7 हाई कोर्ट ज्वाइंट हैं, लेकिन आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ज्वाइंट हाई कोर्ट के अंतर्गत उस हाई कोर्ट को शामिल किया जाता है जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए होता है। और जो हाई कोर्ट किसी राज्य के लिए है तो बगल का केंद्र शासित प्रदेश ऑटोमेटिक उससे अटैच रखा जाता है। तो इस तरीके से हमारे देश में वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं। इस कहानी को अपन आगे बढ़ाते हैं, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि 7 हाई कोर्ट ऐसे हैं जो 2 या 2 से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े हुए हैं। लेकिन 2 या 2 से अधिक राज्यों वाले हाई कोर्ट कितने हैं? ये कुल मिला के हमारे 3 हैं, जिनको मैं 2 बार आपको बता चुका हूं। अब इसके बाद में हम जाते हैं 1861 के अधिनियम में। अगर आपसे कोई पूछे कि हाई कोर्ट की शुरुआत कब हुई है तो आंसर हमारा होगा 1861 के अधिनियम से। सन 1862 में पहली बार 3 हाई कोर्ट बने थे। कौन कौन से हाई कोर्ट थे वो आपके थे मुंबई, जिसमें गोवा भी शामिल था। वो आपका एक था चेन्नई तमिलनाडु वाला, और एक था आपका कोलकाता। ये 3 हाईकोर्ट बनाए गए थे। इसके बाद में 1866 में ही आपका इलाहाबाद प्रयागराज, जो आज प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वो हाईकोर्ट बना था। और ऐसे ही ये प्रक्रिया लगातार चलती गई और हाईकोर्टों की संख्या 25 हो गई। इसके बाद में एक और, जैसा कि बताया कि 2014 से लेके 214 से लेके 231 तक के हमारे सारे के सारे हमें आर्टिकल्स हमें याद रखना है। तो आपको बताना चाहूँगा कि पहले एक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट होता था। यह शुरू में लिखा गया था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाईकोर्ट होगा, लेकिन एक संशोधन ऐसा हुआ 1956 में जिसके अनुसार ये बोला गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक हाईकोर्ट हो सकता है।
वो संशोधन था हमारा 7वां अमेंडमेंट एक्ट। तो 7वां अमेंडमेंट एक्ट 1956 को आप इस बात के लिए याद रखना कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक हाईकोर्ट हो सकता है, जो कि प्रैक्टिकली है भी। इस कहानी को अपन आगे बढ़ाते हैं। आगे न्यायाधीशों की अर्हता। अब हम अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण है उनको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमने सर्वोच्च न्यायालय में जैसे अर्हताएं पढ़ी थी, वैसे ही अर्हताएं यानी एलिजिबिलिटीज इन्होंने हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए भी करी हैं 217(2) आर्टिकल में। अब ये अर्हताएं क्या हैं, तो आप इतना जानते हैं, भारत का नागरिक होना सामान्य सी बात है, ये तो कंपलसरी है। लेकिन इसके बाद में इसमें 2 बातें करी गई हैं जिनको आपको याद रखना है। कोई भी हाई कोर्ट का न्यायाधीश बनना चाह रहा है तो या तो वो व्यक्ति 10 साल तक हाई कोर्ट में वकालत कर चुका हो, या भारत के किसी राज्य क्षेत्र के जिले में 10 साल की उसने जज के रूप में काम करा हो। ऐसे हाई कोर्ट के न्यायाधीशों, ऐसे न्यायाधीशों की जो कॉलेजियम बनती है, उनको हमारा जो कॉलेजियम होता है वो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के रूप में रिकमेंड करता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति के नाम से उनकी नियुक्ति होती है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जैसे हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय का कॉलेजियम था उसमें 5 सदस्य होते थे, लेकिन इसके कॉलेजियम में 3 सदस्य होते हैं, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होना अनिवार्य है और 2 और न्यायाधीश उसमें लिए जाते हैं। ये 3 न्यायाधीश मिलकर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का चयन करते हैं, और जो अपना सुझाव देते हैं उस सुझाव के अनुसार राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है। अब जैसा कि आपको बता दिया, न्यायाधीशों की नियुक्ति 217 आर्टिकल कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। यहां ध्यान देना, नियुक्ति कभी राज्यपाल के द्वारा नहीं की जाएगी, राष्ट्रपति ही करेगा। लेकिन शपथ कौन दिलाएगा? शपथ दिलाएगा राज्यपाल। तो यहां पर एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जैसे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को शपथ दिलाता है, इसी तरह राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा। एक्सचेंज पूरी तरीके से। अगला आ रहा है हमारा कार्यकाल। तो कार्यकाल के लिए आप ध्यान रखना कि इसमें 62 साल की उम्र तक का कार्यकाल रहता है, और सुप्रीम कोर्ट में कितना बोला था? 65 साल। अब एक और इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी है, 105 व अमेंडमेंट बिल लगभग ये मान लीजिए आप 20 साल से पेंडिंग पड़ा है। इस बिल में यह सुझाव दिया गया था कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की उम्र सेवानिवृत्ति की 65 कर दी जाए, क्योंकि जैसे ही 62 की उम्र पूरी करते हैं हाई कोर्ट के न्यायाधीश, तो वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा गलत मैसेज जाता है। इसके बाद में अगला है इनकी पदरिक्ति। पदरिक्ति कैसे हो सकती है? तो बहुत सिंपल है, पदरिक्ति के लिए ये इस्तीफा दे दें, अपने इस्तीफा दे दें। इसके अलावा क्या होता है कि साबित कदाचार, एक शब्द हमारे लिए यूज किया जाता है, साबित कदाचार के आधार पर इनको भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने वाली प्रक्रिया अर्थात महाभियोग जैसी प्रक्रिया से इनको हटाया जा सकता है, जिसमें संसद के दोनों सदन अगर कोई प्रस्ताव इनके खिलाफ लाते हैं और दोनों 2/3 बहुमत से पास कर देते हैं तो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद इनको हटा दिया जाता है। ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने वाली प्रक्रिया के अंतर्गत हटाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। इसको रखा गया आर्टिकल 223 में। ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के नहीं होने पर कार्यकारी न्यायाधीश चुना जाता है, वैसे हाई कोर्ट के नहीं, मुख्य न्यायाधीश के नहीं होने पर कार्यकारी न्यायाधीश चुना जाता है। तो इसके लिए कुछ नहीं है, जो भी टॉप सीनियर होता है उसी को बनाया जाता है, और इसकी अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आप अनुच्छेद से याद कर सकते हैं। अगला है अपर न्यायाधीश, जिसे कार्यकारी न्यायाधीश भी कहते हैं, और यह आर्टिकल 224 के तहत अपॉइंट किया जाता है। इसके साथ में मैं आपको एक जानकारी देना चाह रहा हूं कि यह प्रश्न से मिलता जुलता प्रश्न आपको 2020 की प्री में पूछा गया था। बस थोड़ा सा ध्यान रख लेना, जो आपके लिए सरल करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। यहां पर हाई कोर्ट में जिस एक्स्ट्रा न्यायाधीश को हम लेते हैं उसको अपर न्यायाधीश या कार्यकारी न्यायाधीश बोलते हैं, और इसे ही जब सुप्रीम कोर्ट के लिए लिया जाता है तो उसको तदर्थ या एडहॉक न्यायाधीश बोलते हैं हम। यहां पर अनुच्छेद क्या है? 224। अगर इसका चयन होता है तो इसको हाई कोर्ट के न्यायाधीश जैसी सुविधाएं मिलती हैं। यह कोरम नहीं होने की स्थिति में लिया जाता है। इसके बाद में हम आते हैं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के क्षेत्राधिकार।
तो क्षेत्राधिकार की जहाँ तक बात आती है तो सबसे पहले मूल क्षेत्र अधिकार ऐसे मामले जो सीधे हाईकोर्ट में लाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई संवैधानिक विषय है, कोई सिविल मामला है, कोई क्रिमिनल मामला है, तो इनको मतलब फौजदारी और दीवानी, तो इन मामलों को हम सीधे हाई कोर्ट में भी ले जा सकते हैं अगर वो वैल्यूएबल हैं। जैसे कि हमारे पीएससी का जो ओबीसी आरक्षण का विषय है जिसमें 87-13-13 कर रखा है, जिसको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, ये सीधा हाई कोर्ट में था, फिर सुप्रीम कोर्ट में गया और फिर लौट के हाई कोर्ट में आ गया। मैं फिर सरकार से निवेदन करूंगा इसको जल्दी से सॉल्व करें ताकि हजारों छात्रों का जो भविष्य अधर में लटका हुआ है वो पटरी पे आ सके। उनका 6 साल 7 साल से एक मानसिक प्रताड़ना हो रही है जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती है। आगे हम बढ़ते हैं। इनके क्षेत्राधिकार में ये अपीलीय अधिकार भी रखते हैं क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सत्र न्यायालय में जो केस चलता है जिसका फैसला हो जाता है उसको भी हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। इसके बाद में हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है, लेकिन ये आर्टिकल 226 में दे रखा है और सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार आर्टिकल 32 में दे रखा था। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है कि रिट जारी करने का अधिकार क्षेत्र किसका है, किसका ज्यादा है, हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का। चलो इस क्वेश्चन का आंसर मैं ही दे देता हूं। हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र ज्यादा है सुप्रीम कोर्ट से। थोड़ा चौंकाने वाला आंसर है क्योंकि हाई कोर्ट रिट जारी केवल मूल अधिकार पे नहीं करता है बल्कि अन्य विषयों पे भी कर सकता है। ठीक है। फिर इसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है अभिलेख न्यायालय, जो हमने उसमें सुप्रीम कोर्ट में भी देखा था। सुप्रीम कोर्ट में ये आर्टिकल 129 के तहत था, यहाँ पे आर्टिकल 215 के तहत है। अब अभिलेख न्यायालय या रिकॉर्ड न्यायालय क्या होता है, तो ध्यान देना कि हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले भी नीचे वाले कोर्ट के लिए फैसले देने के काम में आते हैं और सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ ऐसा ही मैटर था, तो ये अभिलेख न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है और इसके फैसलों की किसी भी प्रकार की आलोचना कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कहलाएगा, जिसकी सजा का प्रावधान भी हमारे संविधान में है। आगे बढ़ाते हैं इस क्रम को हम। तो आगे हमको मिलता है न्यायिक पुनर्वलोकन, जुडिशरी रिव्यू। तो ये भाई हमारा सुप्रीम कोर्ट में भी था और हाई कोर्ट में भी था। अब इसके लिए कोई प्रॉपर अनुच्छेद नहीं है और ये व्यवस्था हमने ली है अमेरिका से। तो इसके तहत क्या होता है कि आर्टिकल 13 जो मूल अधिकार से संबंधित है किसी भी विधि के मामले में, आर्टिकल 32 जो रिट जारी करने से संबंधित है और आर्टिकल 226 और कुछ अनुच्छेदों को आप मिला दो तो इनके हिसाब से हम न्यायिक पुनर्वलोकन कर सकते हैं। और न्यायिक पुनर्वलोकन का ये विषय हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। तो हाई कोर्ट के संबंध में हाई कोर्ट एक ऐसी व्यवस्था का एक मिडिल पॉइंट है जिसे हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था में न्यायिक प्रक्रिया दी गई है उसमें एकीकृत व्यवस्था बोला गया, इंटीग्रेटेड मेथड बोली गई है। तो यहाँ पर आपके लिए फिर रिपीट कर दूंगा कि मध्य प्रदेश से जुड़े हुए न्यायाधीशों के बारे में एक लिस्ट याद कर लें, किसी भी किताब में आपको ये मिल जाएगी। मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई कोई भी किताब, जैसे कि सिलेक्शन तक किताब है, उसमें भी ये लिस्ट दे रखी है, तो आप उस लिस्ट के जरिए इसको कंप्लीट कर लें। तो आज का हमारा टॉपिक जो हाई कोर्ट था यहाँ पे खत्म होता है। हम बाकी की सत्र न्यायालय के न्यायाधीश और अन्य बातों के लिए अगली वीडियो में इस न्याय प्रक्रिया को पूरा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।